नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एपीएमसी के बारे में। देखो, आजकल फार्मर्स बिल काफ़ी चर्चा में है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है ये, और इससे बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आपने ये नहीं जानते ये फार्मर्स बिल क्या होता है, क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं उन्हें, या उन्हें क्या डर सता रहे हैं, पूरी चीज़ों को जानने के लिए मैंने एक फार्मर्स बिल पे पूरा एक अच्छा वीडियो बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा उसे जाके। ठीक है, हमने एमएसपी के बारे में बात कर ली। अब हम जानने वाले हैं आखिर एपीएमसी क्या हो रहा है इस बिल में। उसका काफ़ी मैंशनड है और काफ़ी किसानों को भी ये चर्चा में है। ये टॉपिक आजकल बहुत चर्चा में कि भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आज हम जानते हैं एपीएमसी के बारे में। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एपीएमसी का क्या फुल फॉर्म होता है भाई। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। ये एक तरीके की कमिटी होती है जिसका गठन किया जाता है। अगर हिंदी भाषा में देखोगे तो कृषक उत्पाद बाजार समिति। समझ गए, समिति से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, एक समिति है सीधी भाषा में। अब देखो, इस समिति का काम क्या है। इसका काम ये होता है, देखो, इस समिति को, पहली बात तो ये कि इस समिति को बनाती है राज्य सरकार। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, हर राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एपीएमसी एक्ट बना दिया। ठीक है, ये मार्केटिंग कमिटी एक्ट। अब जो देखो, जो एक्ट बना है, अब ये हर राज्य सरकार के ऊपर है कि वो उसे लागू करती है, नहीं करती, करती है तो कैसे करती। तो अब ये एपीएमसी, ये जो एपीएमसी है, या जो एपीएमसी मंडियां भी कहते हैं इन्हें सरल भाषा में, तो ये हर मंडी कहाँ रहेगी, कैसी होगी, इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये राज्य सरकार के ऊपर। ठीक है, तो हर मंडी हर स्टेट की अलग अलग है, किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये तो आप समझ गए कि भाई मंडी है, राज्य सरकार बनाती है अपने अपना। ठीक है, ये एक मार्केटिंग बोर्ड है। ठीक है, जो स्टैब्लिश करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ये मार्केटिंग बोर्ड स्टैब्लिश करती है। अब ये क्यों करती है भाई स्टैब्लिश, देखो, ये इसलिए स्टैब्लिश करती है ताकि इंश्योर करना चाहती है फार्मरों को, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो बड़े रिटेलरों द्वारा। देखो, पहले क्या होता था, पहले भारत में ये होता था कि भाई फार्मर बहुत ही गरीब हैं, जो छोटे फार्मर हैं उनके पास ज़्यादा क्षमता नहीं है। तो जब उनकी फसल तैयार हो जाती थी तो बड़े बड़े जो रिटेलर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो उनसे सौदा करने उनके घर या उनके खेत पे ही पहुंच जाते थे। वो उन्हें क्या बोलते थे कि देखो तुम्हारी फसल लग चुकी है, पक चुकी है, तैयार, हम इन्हें काट देंगे, हम इसे ले जाएंगे, तो हमें ये जो तुम्हारी पूरी फसल है इस दाम पे हमें दे दो। तो किसान सोचता था कि भाई मुझे ले जाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, ले जाने ले आने में खर्चा होगा, पता नहीं क्या रेट मिलेगा। तो ठीक है, बेच देता हूँ, मुझे एटलीस्ट एक मुश्त पैसा तो आ जाएगा। पर जो वो दाम जो ट्रेडर उसे देता था, वो बाजार में मंडियों में रेट से बहुत ही कम होता था। उसका मेन चीज़ ये कह सकते हो कि उसका एक्सप्लॉयटेशन करता था, शोषण करता था किसान का। ठीक है, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, बचाने के लिए सरकारें इन मंडी कमेटियों का या मार्केटिंग बोर्ड का गठन करती। ठीक है, अब दूसरी बात, इससे दूसरी चीज़ें ये ध्यान रखती है कि भाई ऐसा ना हो, किसान ने जो सामान किसी रेट में बेचा और वो हम तक जब आता था, आपको पता होगा कि भाई किसान ने अगर 10 रुपये का बेचा है मंडी में, तो हम तक वो कहीं 50 रुपये 40 रुपये तक से भी हो सकता है, ज़्यादा ही कहाँ पहुँचता हो। तो ऐसा ना हो कि भाई आसमान पहुंच जाए, ये दाम बिल्कुल आसमान छूना शुरू कर दें, महंगाई बहुत बढ़ जाए, जो जितने भी ट्रेडर हैं इसे रेगुलेट करना शुरू कर दें। इसलिए सरकार ने अपनी एक मंडी सिस्टम लागू करवाई, जिसपे सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, ताकि ये दाम थोड़े रेगुलेट रहे। ठीक है, चलो अब देखो मंडी का ये काम क्या क्या है एक्चुअल तरीकों में, ये क्या क्या काम करती है, क्या क्या ध्यान रखती है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए एपीएमसी। देखो, अब रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए है ये कि एक तो पहली बात ये ट्रांसपेरेंसी लाती है। आखिर जो सामान जिस रेट पे बेचा गया, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ, जो सौदा हुआ, वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कि किसी ने छुपे कमरे में जाके कर लिया, किसी को नहीं पता चला, ताकि कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है प्रोवाइडिंग मार्केट लेड एक्सटेंशन सर्विस टू द फार्मर। देखो, ये एक बहुत बड़ा मार्केट, एक स्टेज देती है किसानों को। भाई उनके पास वो पैदावार लाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग यूनिटें हैं, चीज़ें तैयार, बहुत एक बड़े पैमाने पे एक मंडी होती। आप समझ रहे हो, एक बहुत ही बड़ा एक क्षेत्रफल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे वो काम करती। तो ताकि उसे वो एक एक मार्केट, एक प्लेस दिया जा सके, भाई वहाँ मंडी में जाएगा, उसके सामान की बोली लगेगी, बहुत सारे खरीदार होंगे, तो उसे एक एक प्लेटफॉर्म मिलता है,
एक सर्विस मिलती है ताकि किसान को उसका अच्छा भाव मिल सके, ठीक है। दूसरी बात, ये मंडियाँ ये इंश्योर करती हैं, मंडियों की कमेटी जो हैं, कि भाई किसान को ऐसा ना हो कि उसने सामान तो दे दिया पर उससे कहीं 1 महीने बाद पेमेंट हुई। इनमें ये ध्यान रखा जाता है, इन कमेटियों में, इन मार्केटिंग बोर्ड्स का ये काम होता है कि ये ध्यान रखें किसान को हाथों हाथ पेमेंट मिले। समझ रहे हो आप? अब देखो जो हमारा अगला पॉइंट है, दूसरी बात, ये जो है ये कमेटियाँ ये प्रमोट करती हैं प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रोसेसिंग की जो चीज़ें हैं, वेयर हाउसेज जहाँ सामान रखा जाता है, उन चीज़ों को प्रमोट करने का काम करती हैं, ठीक है। अब देखो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखो कि कितनी बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं, अनाज मंडियाँ, यहाँ सामान रखा जाता है, ये एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलो अब देखो, अब बात आती है कि आखिर ये मंडियाँ भारत में हैं कितनी। तो जो आंकड़ा है ये कहता है कि लगभग 2477 प्रिंसिपल रेगुलेटेड मार्केट हैं, मतलब प्रिंसिपल रेगुलेटेड मंडियाँ भारत में हैं 2477, और 4843 छोटी मंडियाँ हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से लगभग 7-7,500 मंडियाँ भारत में हैं, ठीक है। अब देखो एक आइडिया देने के लिए कि मंडी आखिर कितनी बड़ी होती है, ये मंडी कमेटी, मार्केटिंग कमेटी जो एपीएमसी है, इसमें ऑक्शन हॉल भी होता है, इसमें वेइंग ब्रिजेस, भाई आखिर हज़ारों टन सामान आना है, हज़ारों टन सामान जाना है, खरीदो फरोख्त होनी है, तो इनका वेट भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे बड़े बड़े स्केलों के वेट होते हैं, इनके गोडाउन होते हैं, कैंटीनें होती हैं, इनके अपने रोड, सड़कें, लाइटें, पानियों की सुविधाएं, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, वहाँ आके किसान अपना सॉइल भी, कि भाई आखिर मेरी जो मिट्टी है खेत की, उसमें क्या डालूंगा तो और उपजाऊ हो जाएगी, किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा अच्छी पैदावार देगी, यहाँ हर चीज़ होती। आप समझ रहे हो? अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग टर्म है ये स्टेट के अंदर आती है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा काम, मार्केटिंग, ये स्टेट की पावर में आता है, इस पे पूरा अधिकार राज्य का है, ठीक है। पर अच्छा देखो, ये राज्य का अधिकार है, अगर इंटर स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट मतलब अगर राज्य के अंदर ही ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर का सामान का खरीद फरोख्त होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो राज्य सरकार के अंदर ही आता है। पर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य सामान जाता है, ट्रेड होता है, तो वो केंद्र सरकार के अंदर आता है। तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि कैसे ये डिफरेंस क्रिएट करता है, और इसमें राज्य सरकारों की पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही एपीएमसी क्रिएट करती हैं, वही रेगुलेट करती हैं, वही अपना टैक्स कलेक्शन भी करती हैं। जी हाँ, टैक्स भी कलेक्ट होता है, हम आगे इस बारे में जानते हैं। आओ अब देखो, ये एपीएमसी या मंडियाँ जो हैं ये आखिर डिसाइड कैसे होती हैं? कहीं भी मंडी खोल दी ऐसा नहीं होता। देखो ये जियोग्राफिकल एरिया स्टेट का जो होता है, मान लो एक जगह है, उसे डिवाइड किया जाता है बहुत सारे क्षेत्रफल में। मान लो एक राज्य है, उसे 4, 5, 10, 15 जितने भी वो मार्केटिंग बोर्ड होगा वो उसे डिवाइड कर देगा उस राज्य को, और वो जो अलग अलग डिवीजन होंगे जोग्राफिकली, वहाँ पे एक एक मंडियाँ खोल दी जाएंगी। समझ लो, इस तरीके से मार्केटिंग कमेटी डिसाइड करती है कि भाई कहाँ कहाँ मार्केट बनानी चाहिए। अब देखो इसे इस तरीके से समझो कि मान लो, डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये एक राज्य है, ठीक है। अब इस राज्य को, यहाँ की जो मार्केटिंग बोर्ड होगी, राज्य सरकार एक मार्केटिंग बोर्ड बनाती है पहले, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी एक संस्थान होती है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आगे राज्य को अलग अलग जोग्राफिकल बेसिस में तोड़ता है, अलग अलग बांटता है, और फिर वहाँ एपीएमसी कमेटी, मंडी कमेटी का गठन करता है अलग अलग जाके। तो ये जितनी भी कमेटियाँ होंगी, मान लो एक राज्य में 22 कमेटियाँ हैं, तो वो उस बोर्ड, मैनेजिंग बोर्ड या मार्केटिंग बोर्ड एग्रीकल्चर जो होता है उसके अंडर आती हैं, ठीक है। वही उन्हें रेगुलेट करता है। अब मान लो ये हमारा एक राज्य था, ठीक है, ये यहाँ पे इसको जोग्राफिकली हम बांट रहे हैं, ये बोर्ड ने बांट दिया, ये देखो ऐसे बांटा, तो ये लगभग मान लो 5-7 क्षेत्रफल में हमने एक राज्य को बांट दिया। अब कमेटी यहाँ एक मंडी, दूसरी मंडी, इस तरीके से मंडियाँ बनाई जाती है राज्य में, तो लगभग हर क्षेत्रफल में जो बांटा गया उसमें कमेटियाँ बैठा दी जाती, तो उस हिसाब से एपीएमसी कमेटी बैठाते हैं, मंडियाँ का सेटअप करते हैं, और सरकार पूरा ध्यान देती, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने बात कर ली कि मंडी आखिर बनाई कैसे जाती है, सेटअप कैसे की जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि जो राज्य सरकार है वो पहले मार्केटिंग बोर्ड बनाती है, ठीक है। फिर ये बोर्ड जो है ये सुपरवाइज करते हैं इन मार्केटिंग कमेटियों को, ठीक है। चलो अब देखो,
जो ये एपीएमसी कमेटी होती है, बोर्ड की तो बात हमने कर ली, अब ये जो कमेटियां हैं इनमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फार्मर होते हैं। भाई आखिर ये बहुत बड़ी कमेटी है, बहुत बड़े चीज़ की बात, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इन्हें गाइड करने वाला, इस कमेटी को रूल करने वाला, जो भाई ध्यान रखे कैसी चीज़ें उस पूरे मंडी में चलेंगी, ये भी तो होगा। तो इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसानों के, भाई किसान नेता या जो भी बड़े हैं जो ध्यान रखते हैं किसानों का। फिर ट्रेडर के लोग भी होते हैं, वेयर हाउसिंग के भी लोग होते हैं भाई, क्योंकि देखो इन मंडियों में बहुत हज़ारों टन अनाज आना है, तो आखिर ऐसे तो पड़ा तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं रखा जाएगा, और किसानों के पास तो कोई रखने की जगह होगी नहीं। ट्रेडर के पास भी होती है पर वो बहुत कम होती है, उतनी नहीं होती जितनी वेयर हाउसिंग। अगर सिर्फ मेरा एक वेयर हाउस ही है तो वो बहुत बड़ा होगा, मेरा काम ही यही होगा वहाँ पे कि मैं लोग आएँ मेरे यहाँ सामान रखें, मैं उनसे कुछ फीस लूँ, ठीक है। और यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी लोग इन कमेटियों में होते हैं। अब देखो यहाँ मंडी में जाके कोई भी ऐसे खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो मैं मंडी में चला जाऊँ और किसान से सामान ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ जो कमेटी बनी हुई है वो लाइसेंस देती, हर एपीएमसी कमेटी वहाँ के ट्रेडरों को लाइसेंस जारी करती है, वही लाइसेंस धारक ही वहाँ मंडी में आके सामान खरीद सकता है किसान से, समझ रहे हो। चलो अब हम आगे देखते हैं। एपीएमसी एक्ट प्रोवाइड्स द फर्स्ट सेल इन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल कमोडिटी। अभी तक ये किसानों पे अनिवार्य था कि वो अपनी पहली फसल जाके एपीएमसी मंडी में ही बेचे, ये ज़रूरी था, उन्हें वहीं जाके ही बेचना होना था, समझ रहे हो। अब देखो मार्केट बोर्ड जो होते हैं इसमें एक चेयरमैन भी होता है इनका एपीएमसी मंडियों का, फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे भी होते हैं। भाई देखो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, एफसीआई के लोग, ये सभी उन जगह में होते हैं, ठीक है। अभी जो मंडी कमेटी है ये मैंने आपको बताया लाइसेंस दिए जाते हैं, यहाँ पे कमीशन एजेंट भी होते हैं, लाइसेंस ये कमीशन एजेंट को भी देते हैं। कमीशन एजेंट क्या होता है, देखो भाई सीधी सीधी तौर पे समझ लो तो बिचौलिए मान लो, ये आपको आसान शब्दों में समझने में मदद करेगा। इनका कोई काम नहीं होता, ये लाइसेंस धारक कमीशन एजेंट होते हैं, ये किसान की डील करवाएंगे बड़े बड़े ट्रेडरों से और उसके बदले कुछ पैसा ये फीस अपनी लेते हैं, ठीक है, यही इनका काम होता है। हालांकि इन्हें मार्केटिंग कमेटी जो है जहाँ एपीएमसी या मंडी कमेटी ये लाइसेंस ही देती है, हर आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, इनका यही काम होता है। और जब आप मंडी में जाते हैं तो मंडी हर चीज़ के लिए कुछ फीस चार्ज करती है, वो किसानों से कुछ फीस लेती है, जो खरीदार आता है उससे कुछ % फीस लेती है, ये निर्धारित होती है, राज्य सरकार इसका निर्धारण करती है, रेगुलेट करती है, ऐसे कुछ भी नहीं लिया जा सकता, जो कि टैक्स के तौर पे राज्य सरकार के पास जाता है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है राज्य सरकारों के लिए, ठीक है। मान लो कोई व्यापारी है, उससे भी वो पैसा लेगी, कुछ टैक्स लेगी, एक किसान से भी कुछ टैक्स लेगी, उस लाइसेंस धारक कमीशन एजेंट से भी कुछ टैक्स लेगी। मान लो देखो ये मंडियाँ बहुत बड़ी होती हैं तो वहाँ बहुत हज़ारों की तादाद में ट्रक होते हैं, क्यों, क्योंकि हज़ारों की तादाद में हज़ारों टन माल आना है, वो जाना है, तो उनसे भी जो ट्रक के ट्रेडर हैं उनसे भी वो कोई टैक्स लेगी, जो वेयर हाउस उनसे भी कुछ टैक्स लेती। इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम करता है, ठीक है। अब देखो ये देखो जैसा आप देख पा रहे हो कितने बड़े पैमाने पे चीज़ें चलती। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एपीएमसी के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं एपीएमसी मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 के बारे में। अब देखो ये है क्या, एपीएमसी जो आया था पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में शुरू हुआ था तो इसमें बहुत दिक्कतें थी। देखो अब होता क्या है, वहाँ जाके किसान एक तो बंद जाता है कि भाई मुझे एपीएमसी मंडी में ही जाके सामान बेचना पड़ेगा, अगर उससे कहीं रेट ज़्यादा भी मिल रहा है तो वहाँ बेच नहीं सकता। दूसरी बात, वहाँ जो बिचौलिए थे या ट्रेडर होते हैं जो लाइसेंस्ड होते हैं, ये अपना एक गुट बना लेते हैं, ये अलग हो जाते हैं और ये आपस में ही तय कर लेते हैं कि हाँ भाई ये किसान आया है, इसकी फसल हमने इस दाम पे ही खरीदनी है, हम बोली इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा, कोई भी आदमी इससे ज़्यादा की बोली नहीं लगाएगा, ये आपस में ही तय कर लेते हैं। तो ये एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। दूसरी बात, ये जो कमीशन एजेंट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरी बात, ये क्या करते थे, मान लो आप लाए अपना अनाज या चावल लाए, तो ये चावल देखेंगे अरे ये तो ख़राब है, ये तो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो और दाम कम कर दो। इससे किसान को बहुत नुकसान होता था, एक तरीके से उसका शोषण होना शुरू हो गया था, करप्शन आ गया था इन चीज़ों में। तो इस चीज़ को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 लाई। अब देखो इसमें क्या क्या है हम जानते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसे लाई, ठीक है। अब ये क्या था, स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2003 के अंतर्गत ये आया, इसे ये नाम दिया गया, ठीक है।
अब ये क्या किया इसने, ये क्यों लाया गया कि भाई जो गवर्नमेंट थी हमारी वो रिकॉग्नाइज करना चाहती थी कि भाई अभी जो कृषि क्षेत्र है इसमें लिबरलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन आना चाहिए, ताकि किसानों को कुछ फ़ायदा ज़रूर हो, वो एक ही चीज़ से बंध के ना रह जाएं। ठीक है, इसलिए ये मकसद था इस एक्ट का 2003 के लाने का। अब देखो इसके फीचर क्या क्या थे हम ये जानते हैं, जल्दी से जानेंगे, ज़रा टाइम नहीं देंगे। डेवलपमेंट था एफिशिएंट मार्केट का। ठीक है, इसमें एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाना था ताकि भाई काम अच्छे से हो, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो एफिशिएंसी कम हो गई है या जिस तरीके की भी परेशानियां हैं उन्हें दूर हों। ठीक है, दूसरी बात मार्केट एरिया मोर देन नो कंपल्शन ऑन ग्रोअर, मतलब जो अभी तक किसान पे जो प्रतिबाध्य था वो कि भाई उसे एपीएमसी मंडी में ही आके बेचना पड़ेगा, वो हट चुकी थी। अब वो कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकता था, मार्केट एरिया में ही बेचना ज़रूरी नहीं रह गया था। हालांकि इससे एक और भी चीज़ जुड़ी थी, अगर वो किसान मार्केट एरिया में आके नहीं बेचेगा उस मंडी में, बाहर बेचता है, तो उस टाइम के जो उस मंडी का इलेक्शन होता है, मैंने आपको बताया कमीशन जो कमेटी बैठती है उसमें इलेक्शन होता है, तभी उसमें लोग, जो बोर्ड है उसमें लोग आते हैं, तो उस टाइम के इलेक्शन में वो पार्ट फिर नहीं ले सकता था अगर वो बाहर बेचता है। ये एक साथ में क्लॉज लगाया गया था। ठीक है, अब देखो इसमें फिर एक अलग चीज़ ये आती है कि स्पेशल मार्केट या स्पेशल कम्युनिटी मार्केट्स का निर्माण किया जाना था। अब देखो स्पेशल कम्युनिटी मार्केट से आप क्या समझते हैं? देखो जब मंडियां हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग टाइप का किसान आएगा अपना अलग अलग सामान बेचने, कोई गेहूँ लाएगा, कोई चावल लाएगा, कोई ज्वार लाएगा, बाजरा लाएगा, कोई केले लाएगा, है ना, कोई तरबूज लाएगा, कोई टमाटर लाएगा, कुछ सब्जियां लाएगा। तो देखो चावल, धान, ये सब तो लंबे समय से टिक जाता है, ख़राब नहीं होता जल्दी, पर टमाटर, केले, तरबूज, ये इस तरीके की चीज़ें अगर इन पर पानी पड़ जाएगा या बाहर खुले में ज़्यादा दिन तक रह जाएंगी तो सड़ जाएंगी। ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसलिए इनका खरीद फरोख्त, इनका ट्रेड जल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट, मेन मार्केट तक पहुंचना। इसलिए सरकार ये लाई कि भाई स्पेशल मार्केट बनाई जाएंगी इन स्पेशल चीज़ों के लिए, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाने वाली सामान है, तो इनका जल्दी वहाँ उनमें एक तो अलग होंगी, तो उनमें उसी तरीके के ट्रेडर आएंगे। दूसरी बात, काम जल्दी होगा ताकि किसानों को दिक्कतें ना झेलनी पड़े। ठीक है, चौथी चीज़ ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या थी भाई, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, ये भी अच्छा टॉपिक है, जानने लायक टॉपिक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ अच्छा टॉपिक। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ऐड किया गया, इसमें रेगुलराइज किया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवानी है तो भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस स्पॉन्सर को, जो भी अगर कंपनी है या मैं हूँ, किसी को भी, मैंने किसान को बोला भाई ऐसा है मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग करूँगा, जो आप जो उगाओगे मैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा मुझे, ऐसे जाके मैं सही से कर सकता। ठीक है, और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है किसान को या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की भी बात की थी, एक मैकेनिज्म बनाया गया था। ठीक, अब देखो दूसरी सबसे बड़ी बात यह जो इस 2003 के एक्ट में की गई, रेगुलेशन एक्ट के, इसमें प्रमोशन की बात की गई, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। देखो अभी तक क्या मैंने आपको बताया कि मंडियों में यही लोग आपस में ही डिसाइड कर देते थे कि इसका सामान इतना अच्छा है, इसका सामान कम अच्छा है, तो उससे अच्छा भाव नहीं मिल पाता था। फिर सरकार ने यहाँ पहली बार ये बात की कि भाई ग्रेडिंग एक सिस्टम बनाया जाए कि भाई किसका सामान कितना अच्छा है, कौन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, कोई कम अच्छी क्वालिटी का है, स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन एक तरीका बनाया जाए ताकि उसे एक अच्छा रेट मिल पाए। इसके लिए सरकार ने गठन किया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग स्टैंडर्ड ब्यूरो का। समझ गए, ये स्टैंडर्ड ब्यूरो का काम यही था कि वो ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करती, एक सर्टिफिकेट जारी करती किसानों को, ताकि वो कहीं भी जाए और दिखा दे भाई ये देखो इस ग्रेड का माल है मेरे पास। ठीक है, चलो अब देखो ये बात आती है, ये जो एपीएमसीयाँ हैं, हालांकि ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, देखो इसको समझो, ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है, एपीएमसी का कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, तो इसके बारे में आप जानो। देखो ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप इसको समझोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा इस टॉपिक से रिलेशन, और आपको भाई एडिशनल नॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी चीज़ रहे। देखो अब इसे जानते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले कितने मुश्किलों से किसान अपना अनाज मंडियों में लेके जाया करता था। अब देखो पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि ब्रिटिश के अधीन आता था भारत, तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार को दिक्कत ये लगी, आपको पता ही होगा भाई, ब्रिटिश हमारा बहुत सारा माल ले जाते थे, बेच देते थे, हमसे बहुत सस्ते में हमारा शोषण करते थे, सस्ते में लेते थे और अपने ब्रिटेन ले जाके बेच दिया करते थे, और बहुत मुनाफा कमाया उन्होंने इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा उनका कंट्रोल था कॉटन पे, क्योंकि वो कॉटन को बहुत ज़्यादा लेते थे और कॉटन मिल अपने ब्रिटेन में वो भेज देते थे।
तो उन्हें एक टेंशन सताने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ऐसा ना हो कि भाई कॉटन की हमको कमी हो जाए सप्लाई में। क्यों? क्योंकि देखो मान लो किसान है, उस काल में किसान है कोई, उसने कॉटन उगाया, ठीक है, तो वो कॉटन मिले तो भारत में भी बहुत थी उस टाइम, सूरत में और अलग अलग जगह, तो वहां जाके ना बेच दे इस टेंशन से कि वो बाहर ऐसे ही लोगों को ना बेचना शुरू कर दे जो भारतीय कॉटन मिल है। तो भाई अगर ऐसे ही बेचना शुरू कर देगा तो सप्लाई में कमी हो जाएगी, तो उसे उसे ब्रिटेन भेजने के लिए क्या बचेगा भाई। इसलिए उस टाइम सरकार ने रेगुलराइज्ड, सरकार कंट्रोल्ड मंडियों का सिस्टम शुरू किया था, ताकि कोई भी खरीद फरोख्त हो तो वो उस मंडी के द्वारा ही कर पाए। समझ गए? अब देखो आगे देखते हैं। उस टाइम इस तरीके की कुछ मंडियां दिखती थी, जैसा कि आप देख रहे होगे कितने बेचारे किसान हमारे। अब देखो चलो आगे जानते हैं। उस टाइम जो पहली मार्केट, रेगुलराइज्ड मार्केट, सरकार कंट्रोल्ड मार्केट जो थी, वो थी कारंजा। कारंजा एरिया में, जो हैदराबाद प्रोविंस या रेजिडेंस में आता था, ब्रिटिश टाइम में बहुत सारे रेजिडेंसेस थे, तो जो हैदराबाद रेजिडेंस में कारंजा जगह थी, उसे फर्स्ट रेगुलेटेड मार्केट बनाया गया। ठीक है, ये कब बनाया गया? 1886 में। देखो इसको याद कर लेना, 1886 में फर्स्ट लेजिस्लेशन। अब तो ये बना दी गई मार्केट, अभी तक कोई नियम नहीं लाया गया था, पहले मार्केट एक बना दी गई थी, ठीक है। अब एक साल बाद सरकार नियम लाई, लेजिस्लेशन लाई, उसे क्या कहा गया? बेरार कॉटन एंड ग्रेन मार्केट एक्ट 1886 में उसने बना दी मंडी, और अगले साल वो नियम भी ले आई। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो एपीएमसी एक्ट है, असली में जब ये शुरू हुआ ये पूरा कॉन्सेप्ट, तब ये पहला एक्ट था बेरार कॉटन एंड ग्रेन मार्केट एक्ट 1887। देखो कितनी अच्छी चीज़ जानने को मिली। जब आप डेप्थ में जाते हो ना तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक अच्छा था, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। आपको इसमें से की पॉइंट्स ढूंढने हैं जो आपको बहुत सारे, देखो एक टॉपिक को जानने के लिए कुछ ऐसी बातें भी जानना ज़रूरी होती हैं जो बहुत ही रिलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर उन्हें छोड़ दोगे तो आपको टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। अगर कोई भी ऐसे आता है, कहीं भी यूपीएससी में, मेंस में कहीं भी पूछा जाता है, तो आप आराम से एपीएमसी को समझा सकते हो। अब देखो, अब आप जाना, एक काम करना, अब आप जाना फार्मर्स बिल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसे अच्छे से देखना, और आपने एपीएमसी के बारे में जान ही लिया है तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रेगुलेशन में चेंजेस लाए जा रहे हैं, और क्यों इन चेंज, क्या ऐसे चेंजेस हैं और क्यों किसान नाराज़ हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमने वीडियो कर लिया पूरा, हमने समझ लिया कैसे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी कमी थी, कुछ और ऐड करने की ज़रूरत थी, तो कमेंट सेक्शन में जाइए प्लीज़, और जाके बस लिख दीजिए, मैं आगे से उसका ज़रूर ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब बखैर।